नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वर्ष 2017 के बाद राज्य में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। सरकार के अनुसार पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ और दंगा भड़काने की कोशिशों को समय रहते रोक दिया गया। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि फिरौती के लिए अपहरण की अपराध दर 0 रही। योगी सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति, गैंगस्टर एक्ट, माफिया संपत्तियों की जब्ती और सख्त पुलिसिंग का परिणाम बताया। वहीं विपक्ष इन दावों पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था और अपराध के आंकड़ों की अलग व्याख्या करता रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए नया मॉडल अपनाया है, जिसमें पारंपरिक तटबंधों और पत्थर संरचनाओं की जगह नदियों की गाद निकाल कर जल धारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार के अनुसार लखीमपुर खीरी में 22 करोड़ रुपए खर्च 180 करोड़ रुपए के बराबर काम किया गया, जबकि बाराबंकी में 5 करोड़ में 115 करोड़ रुपए की परियोजना जैसी राहत मिली। घाघरा, शारदा और सुहेली नदियों में 9 से 16 किलोमीटर तक ड्रेजिंग की गई। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जमीन अधिग्रहण कम होगा और करोड़ों लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म कर उपभोक्ताओं को फिर से पोस्टपेड बिजली बिल प्रणाली में राहत दी गई है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि 15 मई से 30 जून तक बिजली बिल और स्मार्ट मीटर शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अब उपभोक्ताओं को हर महीने की बिजली खपत का बिल SMS या व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा और भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। सरकार ने तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए फैसला लिया। नए बिजली कनेक्शन अब स्मार्ट मीटर के पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना से 29 लाख से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी जिलों में शामिल हैं। नियमित पेंशन से बुजुर्ग महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है और उन्हें दवा, राशन व दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और GST जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापारी संवाद कार्यक्रम को सेक्टर स्तर तक विस्तार देने का फैसला किया है। जून से प्रदेश के 364 सेक्टरों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां विभागीय अधिकारी व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और स्थानीय प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करेंगे। डॉक्टर नितिन बंसल ने बताया कि कार्यक्रमों में GST नियम, रिटर्न फाइलिंग और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही व्यापारियों की शिकायतें मौके पर सुनकर त्वरित समाधान करने और नए कारोबारियों को GST पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर रहेगा। शिवपाल सिंह यादव ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया। आगरा दौरे पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करें और युवाओं को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही चुनावी जीत की कुंजी होगा। खंदौली टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जबकि जयपुर हाउस स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। शिवपाल यादव एक निजी विवाह समारोह में शामिल होने आगरा पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2026 से 2027 के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना में UPSC, PCS, SSC, नीट, JEE, NDA और CDS जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। आवेदन 31 मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जून में होगी और 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होंगी। विजय लक्ष्मी मौर्य ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 2 फोटो, आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्युदय पोर्टल उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के अनुसार 10 से 15 मई के बीच कैबिनेट विस्तार संभव माना जा रहा है, जिसमें करीब 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। राजनीतिक हलकों में भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडे और आशा मौर्य जैसे नाम चर्चा में हैं। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर विपक्षी एकजुटता और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वह चुनाव हारी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही हैं।
उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित धांधली, भ्रष्टाचार और देश की एकता पर चिंता जताई। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये मुलाकात इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और भविष्य की विपक्षी रणनीति का संकेत मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने संगठन विस्तार के तहत कई नई नियुक्तियां की हैं। साबुद्दीन अंसारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुनीता राजभर को महिला मंच का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी समेत अन्य संगठनों से जुड़े करीब 30 पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुभाषपा में शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अरुण राजभर की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई गई। पार्टी का दावा है कि इन नियुक्तियों और नए जुड़ाव से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह हताश है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और 2027 में उन्हें सामाजिक झटका लगेगा। बयान में पश्चिम बंगाल की राजनीति और विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए गए। योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति, सुरक्षा और विकास को लेकर सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर देश के खिलाफ गीत या गतिविधियां स्वीकार नहीं होंगी और राष्ट्र प्रतीकों का अपमान करने वालों को सजा दी जाएगी। सीएम ने दावा किया कि देवबंद अब विकास और सुरक्षा का केंद्र बन रहा है, जहां एटीएस का सेंटर स्थापित किया गया है और कमांडो निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है और सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सांसदों और विधायकों को पूरा प्रोटोकॉल के साथ सम्मान किया जाए। आदेश के अनुसार आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारी जनप्रतिनिधियों के मिलने पर खड़े होकर अभिवादन करेंगे, उनका फ़ोन नंबर सीयूजी में सेव करेंगे और कॉल न उठने पर दोबारा संपर्क करेंगे। यह कदम विधानसभा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए गए सवालों के बाद लिया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रोटोकॉल का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में यूपीआई फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया, जहां रियल एस्टेट कारोबारी से करीब 24 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोप है कि शातिरों ने फर्जी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट भेजकर भुगतान दिखाया, जबकि असल में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। ये ठगी 2023 से चल रही थी और ऑडिट में खुलासा हुआ। पीड़ित विश्वजीत श्रीवास्तव की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद गुलरिया पुलिस ने 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी बिहार, झारखंड और कुशीनगर से जुड़े बताए जा रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 मई 2026 के आसपास मौसम आमतौर पर बहुत गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने की संभावना रहती है। दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी या आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम रहती है। रात में तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान, जिससे गर्मी से खास राहत नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।